गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी और हम हैं ऑफेंस एंड पेनाल्टी के पार्ट नंबर 4 पे। कौन से पार्ट पे हैं? अब हम हैं पार्ट नंबर 4 पे। हमने अब तक सेक्शन नंबर 133 कवर किया है। वी हैव कवर्ड टिल सेक्शन नंबर 133 कवरिंग सेक्शन नंबर 134। लिखा है कॉग्निजियंस ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का कॉग्निजियंस। कॉग्निजियंस ऑफ ऑफेंस में क्या लिखा है? नो कोर्ट शेल, ये एक कोर्ट है। कहते हैं नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट अपनी पावर, कॉग्निजियंस मतलब पावर या अथॉरिटी, अपनी पावर अथॉरिटी यूज नहीं कर सकता ऑफ एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस से रिलेटेड, दैट इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर। ये एक कोर्ट तब तक अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देने की, जो ऑफेंस पनिशेबल है, तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसने प्रायर सेंशन कमिश्नर से नहीं करा लिया हो। उसे कमिश्नर से सेंशन कराना होगा कि ये क्या है, ऑफेंस है, इस ऑफेंस के लिए ये पनिशमेंट दी जा रही है। तो कमिश्नर जो है, जीएसटी कमिश्नर वगैरह, ये कमिश्नर्स बताएंगे कि यस वो सेंशन करेंगे उस पनिशमेंट को। मतलब कोर्ट अपनी पावर तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता जब तक किसकी सैंक्शन ना हो, सैंक्शन ऑफ कमिश्नर ना हो। ठीक है। एंड नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और इस चीज में जो कोर्ट है, कोर्ट कौन सा? मैजिस्ट्रेट से नीचे, फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे जो भी कोर्ट आते हैं वो कुछ इंटरफेरेंस अपना नहीं करेंगे। ठीक है। तो कोर्ट तब तक अपनी पावर टू पनिशमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता until it has a previous sanction of the commissioner, and court inferior to first class of magistrate, inferior to what? first class of magistrate क्या नहीं कर सकता? इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 134, सिंपल ओवरसाइट सेक्शन है। Coming to section number 135, coming to what? Section number 135 says about presumption of culpable mental state. पहले से ही मान लेंगे कि आपने क्या किया है, कुछ इंटेंशन ही आपके सही नहीं थे, आपकी मेंटल स्टेट ही ऐसी है कि आप कुछ गलत करना चाहते थे। और ये सब कब होगा? अगर ये चीजें हैं तो। लिखा क्या है देखो, यहाँ लिखा है इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस, in any prosecution for any offense under this act which requires culpable mental state on part of the accused, court shall presume the existence of mental state. कोर्ट मान लेगी, क्या मान लेगी? कि आपकी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि आप फ्रॉड करना चाहते थे, आपका इंटेंशन ऐसा था। कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब आपका इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, बिलीव, ये ऐसा था, ये मान लिया जाएगा अगर आपने जो भी किया वो इंटेंशनली किया है। जो काम आपसे हुआ, सपोज आपने सप्लाई किया लेकिन इनवॉइसेस इशू नहीं किए, तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में थी, आपको पता था, आप कंट्रोल कर सकते थे कि आपके यहाँ से सप्लाई हो रहा है बट इनवॉइस इशू नहीं हो रहा, तो दिस वाज अंडर योर कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते थे। व्हाट? आप क्या कर सकते थे? कंट्रोल कर सकते थे। Then person committing the act was not coerced and even overcomes hurdles to act committed. जिसने भी एक्ट किया है, द पर्सन हु इज कमिटिंग द एक्ट, वो क्या कर सकता था? वो उन हर्डल्स को हटा सकता था, वो क्या कर सकता था? ओवरकम कर सकता था उन हर्डल्स को। एंड लास्ट, पर्सन बिलीव्स और हैव रीजन टू बिलीव दैट, और ये जो पर्सन जिसने ये सब किया उसे पता था, उसे बिलीव था, या फिर उसके पास ये रीजंस थे बिलीव करने के लिए कि जो भी एक्ट वो कर रहा है इट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब अगर आप क्या करते हैं इंटेंशनली, अगर आप क्या करते हैं इंटेंशनली कोई काम करते हैं, या फिर आपको पता है ऐसा आप काम कर रहे हैं जो अंडर द कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में है, या फिर क्या है, पर्सन जो कमिट कर रहा है वो उसे कंट्रोल कर सकता था, ओवरकम कर सकता था, या फिर दैट पर्सन है बिलीव और रीजन टू बिलीव दैट एक्ट इज कंट्ररी टू द लॉ, दैट व्हाट एक्ट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ। इसके बाद क्या आता है?
इसके बाद बोला गया है इट शेल हाउएवर बी अ डिफेंस फॉर अक्यूज टू प्रूव द फैक्ट दैट ही हैज नो सच मेंटल स्टेट। लेकिन हाँ, जो अक्यूज पर्सन है उसके पास क्या है, वो अक्यूज पर्सन, जस्ट अ मिनट, वो अक्यूज पर्सन जो है, वो अक्यूज पर्सन के पास ये क्या है कि वो उसके पास एक ऑप्शन है, उसको लॉ ने बोला है कि आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, आप प्रूफ कर दो कि आप जो बोला जा रहा है ना कि आपकी कल्पेबल स्टेट थी, आपकी मेंटल स्टेट ऐसी थी, प्रूफ कर दो कि वैसी नहीं थी, तो आपको कोई आगे के प्रोसिक्यूशंस वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, तो प्रूफ कर सकता है सामने वाला बंदा? यस, बिल्कुल प्रूफ कर सकता है। ठीक है, कमिंग टू सेक्शन नंबर 136। देखो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा बता रही हूँ, एक बार इसलिए बता रही हूँ दैट बिकॉज दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कमिंग टू सेक्शन नंबर 136, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें स्टेटमेंट की रेलिवेंस और बढ़ जाती है। क्या लिखा है, धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ना। A statement made and signed by a person। एक statement है, this is what, this is a statement। The statement is made and signed by a person on appearance in response to any summon। उसने बनाया, उसने साइन किया। ये क्यों साइन किया? बिकॉज सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग उसे समन आया था और समन पे साइन किया है उसने, और वो अपीयर हुआ है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स चल रही थी। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, इट विल बी शैल बी रेलिवेंट, ये बहुत रेलिवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट विच इट कंटेन्स। ये जो भी स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रूव करेगा ट्रुथ ऑफ द फैक्ट। ये एक तरह से एविडेंस है, इट विल प्रूव द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट, प्रूव ट्रुथ ऑफ फैक्ट, इट विल प्रूव व्हाट, ट्रुथ ऑफ द फैक्ट विच इट कंटेन्स in any prosecution, in what, in any prosecution for an offense under this act, in any prosecution for offense under this act। कभी भी अगर प्रोसिक्यूशन हो रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए तो ये एज अ प्रूफ हो सकता है अगर जो पर्सन जिसने ये स्टेटमेंट किया था, इफ़ ही इज़ डेड, या फिर उसे अब ढूंढा नहीं जा सकता, ही इज़ मिसिंग। ये जो क्या है, ये पर्सन ने स्टेटमेंट बनाया, साइन वगैरह कर दिया, अब ये क्या है, ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए एक एविडेंस हो जाएगा। अगर इस पर्सन के अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग इंक्वायरी चल रही है तो अगर क्या है, इन केस वो डेड हो चुका है, उसे ढूंढा नहीं जा सकता, या फिर अब वो एविडेंसेस प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं है, या फिर और कोई एडवर्स सिचुएशन हुई है, या फिर किसी पार्टी ने उसे दूर रखा है, दूर मतलब केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी की ये इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरप्ट नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके कारण क्या है, इन पर्सन से या तो आप अब एविडेंसेस नहीं ले सकते, या फिर वो नहीं रहे, या फिर मिसिंग है, या एडवर्स पार्टी ने उसे पार्ट आउट करा हुआ है, कोई डिले, या फिर अगर क्या है डिले हुआ इन चीज़ों में तो डिले के कारण और एक्सपेंसेस लग सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंस हैं तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, रेलिवेंट होगा फॉर फाइंडिंग द ट्रुथ। आगे, व्हेन द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन केस बिफोर कोर्ट। अब जिसने ये स्टेटमेंट बनाया उस पर्सन को एज अ विटनेस की तरह लिया जा रहा है, और कोर्ट का ये ओपिनियन है दैट हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंस ऑफ केस, स्टेटमेंट शुड बी एडमिटेड इन एविडेंस इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट का ओपिनियन है कि हाँ, इस स्टेटमेंट को एज अ जस्टिस लेना चाहिए, भले अब ये जो विटनेस है ये नहीं रहे, मिसिंग है, अब एविडेंसेस नहीं दे सकते, पर अगर कोर्ट का क्या है ओपिनियन है, कोर्ट का ओपिनियन है कि इसे एज एन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एविडेंस लिया जा सकता है तो ये ले लिया जाएगा। ये रहा हमारा क्या, सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर 136। कौन सा है हमारा, सेक्शन नंबर 136।
क्या लिखा है सेक्शन नंबर 136 में? तो सेक्शन नंबर 136 कहता है relevance of what? Relevance of statement in certain cases. It is all what about? It is about relevance of statement in certain cases. कुछ cases में relevance of what statement? Just a minute. Statement made and signed by a person in summon issued to him. समन इशू हुआ, सामने वाले ने स्टेटमेंट को साइन किया, ठीक है. इन एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग, किसी भी इंक्वायरी या प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट चल रही है उसमें उसको समन आया, उसने समन के लिए एक स्टेटमेंट बनाया और स्टेटमेंट के साथ क्या किया, उसे साइन वगैरह कर दिया. स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट को क्या किया, साइन कर दिया. अब वो पर्सन अगर डेड हो चुका है या फिर मिल नहीं रहा, एविडेंस नहीं दे पा रहा, या फिर केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, या फिर उसका प्रेजेंस अनरीचेबल है और अगर उसके पास जाना है तो बहुत डिले हो सकता है, एक्सपेंसेस और लग सकते हैं, तो यही स्टेटमेंट ट्रुथ के लिए क्या होगा, एज एन एविडेंस ले लिया जाएगा. बट हाँ, अगर ये पर्सन एज एन विटनेस है तो कोर्ट की अगर ओपिनियन है तो इसे एडमिट किया जा सकता है, इस स्टेटमेंट को एज एविडेंस. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शन नंबर 136. ये क्या है हमारा, सेक्शन नंबर 136 है. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, सेक्शन नंबर 137, ऑफेंसेस बाय कंपनी. सिंपल सी चीज है, क्या बोला है यहाँ पे कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी मतलब क्या, कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट दैट इंक्लूड्स फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल. अगर ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म, एसोसिएशन या इंडिविजुअल, इन्होंने क्या किया है, एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, यहाँ पे क्या, इस बॉडी कॉर्पोरेट ने या फिर इसकी जो फर्म है, एसोसिएशन जो है, इसने क्या किया है, अभी कोई ऑफेंस किया. अब ऑफेंस के टाइम जितने भी लोग थे यहाँ पे, एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, जब भी ऑफेंस कमिट हुआ था, वो पर्सन जो या तो बिजनेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या फिर इंचार्ज थे, तो उन पर्सन्स को क्या मान लिया जाएगा, गिल्टी मान लिया जाएगा. उन पर्सन को क्या मान लिया जाएगा, गिल्टी ऑफ द ऑफेंस माना जाएगा और उन्हें पनिश किया जाएगा. यहाँ पे लेकिन ये बोला है कि जिसको पनिशमेंट दी जा रही है, जैसे सपोज डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ऑफिसर है, जिनको भी गिल्टी माना जा रहा है, अगर वो बोलते हैं, वो प्रूफ करते हैं कि उनकी मर्जी नहीं थी, उनका कोई कंसेंट नहीं था, या फिर उन्होंने ड्यू डिलिजेंस लिया, उसके बाद भी ऐसा कुछ हो गया है, ड्यू डिलिजेंस लिया और उसके बाद भी ऐसा कुछ हो गया है, तो यहाँ पे उन्हें फिर क्या नहीं माना जाएगा, उन्हें गिल्टी नहीं माना जाएगा. और यहाँ बोलता है, वही चीज लिखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज not in his knowledge or he has excised even after due diligence. ड्यू डिलिजेंस के बाद भी ये चीज़ें हो गई है तो उसकी गलती नहीं है और उसका कोई कंसेंट नहीं था. तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 137, जहाँ बोलता है अगर कंपनी में कुछ भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो जो भी इंचार्ज होंगे या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उन्हें गिल्टी माना जाएगा. लेकिन अगर ये गिल्टी प्रूफ करता है कि मेरी कंसेंट ही नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं था, या फिर ड्यू डिलिजेंस के बाद भी चीज़ें हुई हैं, तो he will not be held liable. तो फिर वो लाइबल नहीं माना जाएगा. दैट इज सेक्शन नंबर 137. लास्ट सेक्शन ऑफ ऑफेंस एंड पेनल्टी, दैट इज सेक्शन नंबर 138. हमारा सेक्शन नंबर 138 पे आ जाएंगे हम. It is very important related to compounding of offense. Related to what? Compounding of offense. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में क्या कहा गया है, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में कहा गया है ये, कमिश्नर विल कंपाउंड बिफोर आफ्टर प्रोसिक्यूशन. कंपाउंडिंग कब हो सकता है, बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन. बिफोर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, आफ्टर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है कंपाउंडिंग. यस,
कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कंपाउंडिंग मिलेगा? तो ऑफेंस सबसे पहला कि अगर विदाउट इनवॉइस सप्लाई होता है या फिर विदाउट सप्लाई इनवॉइस इशू होता है और उस इनवॉइस को आईटीसी लेने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सप्लाई है पर इनवॉइस नहीं, इनवॉइस है पर सप्लाई नहीं, या फिर विदाउट इनवॉइस आईटीसी लिया जाता है। ठीक है। फिर कलेक्टिंग अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे टू गवर्नमेंट। टैक्स तो कलेक्ट कर रहा है, ही इज कलेक्टिंग द अमाउंट एज टैक्स बट ही फेल्स टू पे टू व्हाट? गवर्नमेंट। बट वो क्या करता है? गवर्नमेंट को पे नहीं करता। कलेक्ट किया टैक्स लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया। टैक्स इवेजन कर रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है, या फिर आईटीसी, या फिर क्या है, रिफंड फ्रॉडलेंटली क्लेम कर रहा है। ये सारी चीज़ें जिसमें ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग मिलेगा। या तो आप सप्लाई कर रहे हो, इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, इनवॉइस है पर सप्लाई नहीं है। आईटीसी क्या है? आप अवेल कर रहे हो इस इनवॉइस से, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं देते, या फिर आईटीसी रिफंड जो फ्रॉडलेंटली क्लेम किया है, टैक्स इवेजन किया है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आप क्या करते हो? बदल देते हो, फॉल्सीफाई कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इतनी, इनके लिए कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग लेकिन नहीं मिलेगा अगर आप रिपीट करते हो, बार सेकेंड टाइम फिर से वही एक्ट आपने रिपीट किया, आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। आप किसी को एंकरेज कर रहे हो क्या कि वो ऑफेंसेस करें जो ये हमने यहाँ पे दिए हैं, आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा अगर ऑफेंस अदर देन अबाउ इफ सप्लाई ऑफ वैल्यू इज मोर देन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की क्या है सप्लाई, जो भी सप्लाई किया, सप्लाई की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है। एनी ऑफेंस अदर देन अबाउ, इनके अलावा कोई भी ऑफेंस होगा और उसकी वैल्यू 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी और आपको ऑलरेडी कंपाउंडिंग मिल चुका है, तो अब आपको क्या होगा? कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या है? कंपाउंडिंग मिल जाएगा। कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, एंकरेज कर रहे हो ऑफेंसेस करने के लिए, या फिर आप रिपीट करते हो वही चीज़। ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ रिपीट कर रहे हो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको कंपाउंडिंग उसके बाद क्या बोला है? कोई भी ऑफेंसेस हैं, ये जो हमने अभी अबाव मेंशन किए, इन ऑफेंस के अलावा कोई ऑफेंस है और उस ऑफेंस में जो सप्लाई की वैल्यू है इफ मोर देन 1 करोड़ है, सप्लाई की जो वैल्यू है मोर देन व्हाट? 1 करोड़ है, और इस पे ऑलरेडी आपको इस पे कंपाउंडिंग मिल चुकी है, तो अब कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। या फिर कोई पर्सन ऑलरेडी अक्यूज्ड है फॉर ऑफेंस विच इज़ एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ये ऑफेंस ऑलरेडी किसी और लॉ का भी ऑफेंस है तो भी आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। या फिर क्या, पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने ही बोल दिया कि आपको प्रोसिक्यूशंस लगेंगे तो लगेंगे, अब आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। फिर अगर किसी पर्सन को इसलिए प्रोसिक्यूशन है क्योंकि वो ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करने दे रहा था, या एविडेंस टेम्पर कर रहा था, या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देता है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी वो दे ही नहीं रहा है, तो इन केसेस में कंपाउंडिंग मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ है हमारा एक तरफ कि कहाँ आपको कंपाउंडिंग मिल जाएगी, और एक तरफ है कब आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको कंपाउंडिंग मिलने वाला सेक्शन है, यहाँ कंपाउंडिंग नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है आपको जेल भेजा जा रहा है, जेल भेजने की जगह आप क्या करो? फाइन पे करो, और फाइन पे करके आप अपने प्रोसिक्यूशंस को आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। तो ये कितना होगा? ये फाइन का जो अमाउंट है वो कितना हो सकता है? तो बोलते हैं फाइन का अमाउंट जो है मिनिमम तो कितना होगा? जितना टैक्स इन्वॉल्व है उसका 50% और 10,000 विच एवर इज हायर। इन दोनों में से मिनिमम कितना होगा? 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर, इन दोनों में से हाई जो हो। ठीक है। और लिमिट कितनी होगी? हायर लिमिट उसकी होगी 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज अगेन हायर। मतलब लोअर लिमिट कितनी है? 50% या फिर 10,000 से नीचे नहीं जा सकती 50% ऑफ टैक्स। इन दोनों में से जो हायर हो उससे कम तो आपकी कंपाउंडिंग का अमाउंट होगा नहीं फाइन का, और किससे ज़्यादा नहीं होगा? 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज हायर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। कंपाउंडिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि सारी प्रोसीडिंग्स दूसरी वाली जो आपकी सब खत्म हो गई है।
उससे कुछ नहीं होगा। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन अवॉइड हुआ है, दूसरी आपकी प्रोसीडिंग्स अफेक्ट नहीं हुई है। और कंपाउंडिंग का तभी मिलेगी जब आप क्या कर चुके हो, टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी पे कर चुके हो, उसके बाद आपको कंपाउंडिंग मिलेगी, अदरवाइज कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं होगी। ये जो नोट्स है मेरे, आप इन नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर आपको लगता है कोई सजेशन देना है तो कमेंट में दे सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑफेंस एंड पेनाल्टी हमारा यहीं ख़त्म होता है। मैंने वीडियो अभी एक और चैप्टर स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो क्विकली हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी रोज़ एक एक चैप्टर रिकॉर्ड करके जीएसटी कवर करेंगे, और साथ ही साथ कल से आपको मिलना स्टार्ट होंगे वीडियोस दैट रिलेट्स टू डीटी या फिर एएमए या डीटी से रिलेटेड कोई, मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ कौन से सब्जेक्ट को मैं पिकअप करूँ, पर डीटी या एएमए में से एक के वीडियोस अब आपको क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे मिलना चालू होंगे। एएमए की हम सॉल्व करेंगे क्या, पीएम क्या करेंगे हम, एएमए की पीएम सॉल्व करेंगे पूरी, ठीक है। तो टिल देन अच्छे से पढ़ना, और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल पूछ लेना, ओके। थैंक यू।